बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम आर्गुमेंटेटिव एसे के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक बिल्कुल टारगेटेड किस्म का लेक्चर है, जो कि हम बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेशन और इस तरह की बेसिक चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि डायरेक्टली एसे के स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। इससे पहले हम अपनी सीरीज़ में एक जनरली एसे राइटिंग के ऊपर लेक्चर कर चुके हैं, और फिर उस लेक्चर में हमने डिवाइड किया था अपने एसे की टाइप्स को मेन 3 टाइप्स में: एक्सपोजिटरी एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे और प्रोवर्बियल एसे। तो उसके बाद फिर हमने एक्सपोजिटरी एसे, जो इस सीरीज़ का नेक्स्ट था, वो हमने कर लिया था। और अब उसके बाद जो आर्गुमेंटेटिव एसे है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ आप लोगों को ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ये जो हमारी एसेस की सीरीज़ है, ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली सीएसएस और पीएमएस के लिए, जो पाकिस्तान में होते हैं, और इसी तरह से इंडिया में इंडिया के भी जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी ये उसी तरह से इफ़ेक्टिव है। ये जो आर्गुमेंटेटिव एसे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये एक स्टूडेंट के लिए एक बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, ये वाली डिस्कशन, कि जिसकी बेस पे स्टूडेंट अपने किसी भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे को प्लान कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जब एक कोई भी ऐसे का टॉपिक आपके सामने आता है ना, तो आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि क्या वो एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है या प्रोवर्बियल है। फिर उसके बाद ये मेरे जो तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर आप उसको फिट करेंगे और उसके मुताबिक आप उसकी आउटलाइन बना लेंगे। यानी कि सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो लेक्चर 1 जो जनरल ऐसे राइटिंग का लेक्चर मैंने दिया था, उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो भी टाइप ऑफ ऐसे हो, उसके मुताबिक आप उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक डील कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सपोजिटरी ऐसे का बताया था, अब इसमें हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से है। जनरली तो ऐसे का स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स में होता है। और इंट्रोडक्शन में हुक स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट फर्स्ट सेंटेंस होता है आपके एसे का भी और इंट्रोडक्शन का भी, और थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस होता है, और वो आपके पूरे एसे की बेस होता है। और दरमियान में कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लें कि हुक स्टेटमेंट को थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंकअप करने के लिए जो भी आप एक पूरी स्टोरी बनाते हैं, पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं, पूरा एक बैकग्राउंड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मेन बॉडी है। अब यहाँ मेन बॉडी में हम देखते हैं कि एक पहला पैराग्राफ जो मेन बॉडी का है, यानी कि आपके एसे का जो सेकंड पैराग्राफ है, वो एसे मैप के बारे में होता है। ये एसे मैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, आई होप कि आपको पिछले लेक्चर में भी समझ आ गया होगा। ऐसे मैप इसके अलावा और कुछ नहीं है कि ये थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रॉडन करता है, थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायरेक्शन देता है, और आपका जो रीडर है, वो इससे ऐसे मैप से ये आइडिया ले लेता है कि आगे आप किस तरतीब में और क्या क्या चीज़ें कहने जा रहे हैं। जाहिर है सारा कुछ तो एक ही पैराग्राफ में नहीं बताया जा सकता ऐसे मैप के अंदर, लेकिन आपको एक मेन मेन गाइडलाइन देनी होती है अपने एग्जामिनर के लिए, अपने रीडर के लिए, ताकि वो आपके इस थॉट प्रोसेस को समझ सके। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो रूह है, वो है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट को समझने के लिए ये जहन में रखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये याद रखें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपकी पहुंच से दूर नहीं हो सकता। अच्छा, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे जब आपके सामने आता है, तो अब जाहिर है कि उसमें आप कोई सोचते हैं ना। अब जैसे अभी हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में है। ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ऐसे का टॉपिक है जी, टेक्नोलॉजी ईजिंग लाइफ और कॉम्प्लिकेटिंग इट।
अब या तो आप ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान कर रही है, या आप ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को मज़ीद मुश्किल कर रही है। ठीक है। अच्छा, और ये भी ज़रूरी नहीं है, किसी सूरत ज़रूरी नहीं है कि 100% आपके ख़्याल में टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को आसान ही कर रही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 100% आप ये समझें कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को मुश्किल ही बना रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो रही है, पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी बनी, उससे पिछले 20 सालों में मजीद कुछ और बनी थी, उससे पिछले 20 सालों में भी बनी थी, और टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ को फर्दर चेंज करती जा रही है। अब ये चेंज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है। लेकिन आपके ख्याल में ये चीज़ क्या ज़्यादातर पॉजिटिव है या ज़्यादातर नेगेटिव है? क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादातर आपके ख्याल में ज़्यादा इसकी जो परसेंटेज है वो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए है, या ज़्यादा हमारी लाइफ को मुश्किल बनाने के लिए है? ये है असल आपका जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग, जिस पे आपने सोचना है। अच्छा, अब जब आप ये एक माइंड में अपने सोच लेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने ये समझना है, आपने ये कंक्लूड करना है, आपने एंड पे जाके आपने जो जहाँ पे अपने एग्जामिनर को, अपने रीडर को जहाँ पे आके लेके आना है, और कन्विंस आपने ये करना है अपने एग्जामिनर को कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इजी बना रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपका आर्गुमेंट है। ठीक है। तो ऐसे मैप के बाद फिर जितने पैराग्राफ्स आप आर्गुमेंट के लिए लिख सकेंगे वो आपने लिखने हैं, यानी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को ईज अप कर रही है, आसान बना रही है। जितनी बातें आप कर सकते हैं इसके बारे में आर्गुमेंट में वो दें। ये सब आइडियाज़ इसलिए लिखा है कि इसके नीचे आप 8-10 जितनी भी पॉइंट्स दे सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस को यूज़ करते हुए कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को किस तरह से लेके चल रही है, वो आप आर्गुमेंट्स में देंगे। अच्छा, जब आप अपनी जो जिस जिस पॉइंट तक आपने बात को पहुंचाना है एंड पे, जब आपने उसके बारे में पूरे आर्गुमेंट्स दे लिए, तो आपके रीडर को ये तो पता चल गया कि किस तरह से आप अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन साथ ही फिर आपने क्या करना है, काउंटर आर्गुमेंट्स देने हैं। काउंटर आर्गुमेंट देने का मतलब ये है कि आप इसके ऑपोजिट जो लोग सोचते हैं उसके बारे में भी आप लिखें। यानी कि टेक्नोलॉजी लाइफ को, हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट किस तरह से कर रही है, मुश्किल किस तरह से बना रही है, उसमें प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे लेके आ रही है, वो भी बताएं। अगर आपने 8 से 10 पॉइंट आर्गुमेंट्स में लिखे हैं ना, तो 6-7 पॉइंट आपके काउंटर आर्गुमेंट के ज़रूर होने चाहिए। ज़्यादा पॉइंट तो आर्गुमेंट के होंगे, लेकिन 6-7, 5 से 7 आप कह लें कि जो काउंटर आर्गुमेंट के होंगे, यानी कि आप अपनी ही बात को निगेट करेंगे, आप अपनी ही बात की मुखालिफ बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को मुश्किल भी बना रही है, वो भी सारा आप बताएंगे, वो काउंटर आर्गुमेंट है। अच्छा, काउंटर आर्गुमेंट के बाद होगा रिबटल। रिबटल का मतलब होता है काउंटर टू द काउंटर आर्गुमेंट्स, यानी कि आप जो काउंटर आर्गुमेंट देंगे, यानी कि अपनी ही बात के खिलाफ बात कर रहे होंगे, आपने फिर उस खिलाफ के खिलाफ बात करनी है। तो जब आप अपनी बात के खिलाफ के खिलाफ बात करेंगे, काउंटर आर्गुमेंट को फिर से काउंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बात आर्गुमेंट के करीब आ जाएगी। एक तरह से आप ये समझ लें कि आर्गुमेंट से काउंटर आर्गुमेंट की तरफ आप गए तो आपने एक यू टर्न लिया, और जब काउंटर आर्गुमेंट से रिबटल की तरफ गए तो एक और यू टर्न लिया। तो जब 2 यू टर्न लिए तो क्या आप वही शुरू वाली डायरेक्शन में नहीं आ गए? तो यस, यानी कि आर्गुमेंट्स वाली डायरेक्शन में जो आप सोच रहे थे, वही रिबटल में आप उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे वापस। दूसरे लफ्ज़ों में, रिबटल में आप क्या करेंगे कि जो आपने अभी अभी बातें कॉम्प्लिकेट करने के बारे में कही हैं कि हमारी लाइफ को मुश्किल बना रही है, काउंटर आर्गुमेंट में जो बातें कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को मुश्किल बना रही है, अब आप उसको बताएंगे कि ये मुश्किल किस तरह से
बना रही है और इस मुश्किल को हल कैसे किया जा सकता है, हल कैसे किया जा सकता है, और वो सारी बातों को आप निगेट करेंगे तो आप रिबटल दे रहे होंगे। दूसरे लफ्जों में आप जैसे जैसे कंक्लूजन के करीब पहुंच रहे हैं, आप वापस अपनी बात को फिर वही ऊपर जहां से बात आपने स्टार्ट की थी वहां पे ला रहे हैं। और रिबटल के बाद फिर आप उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। रिबटल में भी आपके 4 से 5 पैराग्राफ बन जाएंगे, बनने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप अभी इसका ना, ये बातें तो सिर्फ मैं हवा में कर रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको एक आउटलाइन बाकायदा स्ट्रक्चर की फॉर्म में बताता हूँ ताकि आपको इसका पूरा आइडिया हो जाए। इसके बाद है जी ओवरव्यू, द मेन आइडियाज। तो ये जो कंक्लूजन आपने लिखना है, कंक्लूजन आपने फिर जो लिखना है वहां से स्टार्ट करना है कि जो मेन आइडियाज का ओवरव्यू देना है। दूसरे लफ्जों में थीसिस स्टेटमेंट से ही आपने स्टार्ट करना है। ये जरा गौर करना है कि इंट्रोडक्शन आप एंड करते हैं थीसिस स्टेटमेंट पे, और कंक्लूजन आप स्टार्ट करते हैं थीसिस स्टेटमेंट से। बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट की वर्डिंग चेंज करेंगे, आइडिया वही रखेंगे, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट में भी मेन बातें होती हैं। ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट से आप एक ओवरव्यू देते हुए मेन आइडियाज का, जाहिर है मेन आइडियाज आपके पहले आर्गुमेंट्स हैं, बाद में काउंटर आर्गुमेंट्स हैं और बाद में रिबटल्स हैं। उनको आप आर्गुमेंट से स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा टच काउंटर आर्गुमेंट और फिर रिबटल का देते देते आप 6-7 सेंटेंसेस आप कर चुके होंगे कंक्लूजन में। और उसके बाद फिर आप इनको सिंथेसाइज करेंगे, और सिंथेसिस ऑफ मेन आइडियाज ऑफरिंग सॉल्यूशन और अ वे फॉरवर्ड। और फिर एंड वाले जो 4-5 सेंटेंसेस होंगे उसमें आप ये प्रूव कर देंगे कि ये प्रीडोमिनेंटली टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बना रही है, मुश्किल नहीं बना रही। हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो मुश्किल बना रहा है हमारी लाइफ को। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ ठीक कर लें, अपने आप को सिखा लें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, तो हम बड़ी आसानी से इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बेसिकली हमारी लाइफ को आसान ही बना रही है, मुश्किल नहीं बना रही। अच्छा, ये मेन स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया। अब उसी की बेस पे ये देखें, ये जो मैंने आपको पहले बातें कर दी हैं ना, वो ये सारी आपके सामने है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ज़रा देखें इधर। ऐसे में अब एक पैराग्राफ होता है, हाउ टेक्नोलॉजी ईजिंग आवर लाइफ, ये है हमारा आर्गुमेंट। हाउ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटिंग, ये काउंटर आर्गुमेंट। और रिबटल आप देंगे कि वो कॉम्प्लिकेट जो किया जा रहा है उसको हम कैसे कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आप ज़रा इसी ऐसे के ऊपर आप एक आउटलाइन देखें। ये देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे मैप, जो कि एक्सपेंशन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद हाउ टेक्नोलॉजी ईजिंग आवर लाइफ, फिर हाउ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटिंग आवर लाइफ, रिबटल और कंक्लूजन। ये 6 मेन पार्ट्स होंगे आपके ऐसे के। और मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि ये मेन पार्ट्स आप पहले बनाएंगे तो आपका थॉट प्रोसेस सीधा होगा। अदरवाइज आपका एग्जामिनर कभी भी आपके ऐसे से कोई अच्छा आइडिया नहीं ले सकेगा, और वो आपको कभी भी उसका अच्छा रिवॉर्ड नहीं देगा। तो इसलिए पहले मेन आइडियाज़ बनाने में, मेन पॉइंट्स बनाने में जितना आपका एनर्जीज और जितनी आपकी सोच काम कर सकती है उसके मुताबिक आप इसको करें। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, और जहाँ पे नहीं समझ आएंगी मुझे आप क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स के अंदर, या मेरे जो डायरेक्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे क्लास के अंदर कमेंट आंसर क्वेश्चन करेंगे, और मैं उसको हर जगह पे कमेंट्स में भी आंसर करूंगा आपको, और क्लास में तो ऑब्वियसली मैं आंसर करूंगा। तो जिस जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसके बारे में क्वेश्चन करें और उसको समझने की कोशिश करें। तो आप ये देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये 3 फ्रेमवर्क समझ आ जाएंगे, एक्सपोजिटरी का, आर्गुमेंटेटिव का और प्रोवर्बियल का। जब ये तीनों फ्रेमवर्क आपको समझ आ जाए तो कोई लॉन्ग ऐसे लिखने आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, तो जब आपने ये मेन बना लिया, मेन पॉइंट्स बना लिए, अब इसके अंदर हमने सब पॉइंट्स ऐड करने हैं।
इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे मैप तो है ही है, लेकिन ज़रा ये देखें, हाउ टेक्नोलॉजी ईजिंग आवर लाइफ, किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को ईज कर रही है। ई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल पे कम्युनिकेशन में किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, एजुकेशन में किस तरह से यूज़ हो रही है, हेल्थ केयर में, सिक्योरिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर उसके बाद बैंकिंग में, शॉपिंग, स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस तरह से ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ये आपने अगर इन सब के ऊपर, ये 9 है, 9 एरियाज हैं, इन 9 एरियाज के ऊपर एक एक पैराग्राफ भी लिख दिया ना, तो आप तकरीबन लाइफ की सारी डायमेंशंस को कवर कर लेंगे, जिसमें हमारी इंडिविजुअल लाइफ से लेकर हमारी जो ओवरऑल सोसाइटल लाइफ है, जो हमारी कम्युनिटी लाइफ है, सब चीज़ को कवर कर लेंगे हम। तो हम ये प्रूव करने के करीब आ जाएंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बना रही है। अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ई गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन ये फिर मैं बाद में आपको जो है ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और ये हमारे जो ऐसे के आउटलाइन के लेक्चर्स हैं ये आगे चलते रहेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। अच्छा, इसके बाद ये मेन एरिया है जिसमें आपने 9 पॉइंट्स में ये प्रूव कर दिया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बना रही है। अब ज़रा देखें, वो वाले पॉइंट मैंने सिर्फ ऐड कर दिए हैं और कुछ नहीं किया। इस स्लाइड में, इस एक लुक में मैंने सिर्फ क्या किया है कि सब पॉइंट सिर्फ 3 वाले पॉइंट के लिखे हैं, बाकी किसी के नहीं लिखे। अब जब हम आगे जाएंगे ना, तो आगे आप ये देखें कि 3 वाले की बजाय अब मैं सब पॉइंट्स लिख रहा हूँ 4 वाले के, क्योंकि 3 वाले पहले हो चुके। हाउ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटिंग आवर लाइफ, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को किस तरह से कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो 5 इसमें चीज़ें हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो काम कर रही है जो कि, मतलब एक बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो काम कर लेता है जो कि टेक्नोलॉजी से पहले 20 बंदे होते थे तो वो करते थे। तो अब जाहिर है बाकी जो 19 बंदे हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सेसिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है और कौन सी नहीं है। उसके बाद है जी डिस्टर्ब सोशल बॉन्डिंग्स, सोशल बॉन्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं। हमारी अपनी फैमिली के दरमियान में बॉन्डिंग्स वो नहीं रही जो कभी होती थी। हमारे अपने रिलेटिव्स के साथ, हमारे अपने नेबर्स के साथ वो ताल्लुक़ नहीं रहे जो कभी होते थे। और ये टेक्नोलॉजी ने ये वाली चीज़ जो है वो लेके आई है, क्योंकि हर बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस कम हो गई, इसलिए रिलेशन कम हो गए। एक फिर टेक्नोलॉजी ने इतना मसरूफ़ कर दिया इंसान को कि दूसरों के लिए टाइम ही नहीं रहा हमारे पास, तो सोशल बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई, कम हो गई। फिर ऑनलाइन हैरेसमेंट, यस, ऑनलाइन तरह तरह के लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हैरेस भी करते हैं, क्राइम करते हैं ऑनलाइन, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर लेजीनेस, यस, चूँकि टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम जो है कम लगना शुरू हो गया, हमारी एफर्ट भी कम लगनी शुरू हो गई और काम ज़्यादा बेहतर होने शुरू हो गए ज़िंदगी के, तो इसलिए फिर लेजीनेस भी आ गई। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी लाइफ को मुश्किल बना रही है या ख़राब कर रही है। और ये रिबटल आ गया और आगे कंक्लूजन आ गया। अब इसमें मैंने सिर्फ 4 वाले पॉइंट को इलेबोरेट किया है। अच्छा, अब इसमें देखिए ज़रा कि अब मैंने 5 वाले पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है रिबटल में। रिबटल के पॉइंट 4 हैं, उधर भी 4 थे, कॉम्प्लिकेटिंग वाले भी। तो अब रिबटल ज़रा गौर करें किस तरह से मैं इसको वो कर रहा हूँ, अपोज कर रहा हूँ, काउंटर को काउंटर दे रहा हूँ। फॉलोइंग न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, ठीक है, यानी कि अगर हम एजुकेशन में न्यू ट्रेंड्स को अगर हम कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो हम ना ये कि अपने बच्चों को सही तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखा लेंगे, बल्कि उसको ज़्यादा बेहतर वे में यूज़ करना भी सिखा देंगे। अब आप ज़रा ये देखें कि अगर आप इसी तरह से ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठ के, फेसबुक के थ्रू अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो ये आपने लर्निंग सीखी है तो फिर ही कर रहे हैं ना।
नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि यूट्यूब को यूज़ करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन तो नहीं ले रहे, लेकिन आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है इस हवाले से। फिर उसके बाद है जी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी ने आके एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं किया, बल्कि न्यू एम्प्लॉयमेंट के मॉडल पैदा किए। तो एम्प्लॉयमेंट के न्यू मॉडल पैदा किए हैं टेक्नोलॉजी ने, तो हम उन चीज़ों को सीखेंगे तो हम उसमें से अपना रोज़गार तलाश करेंगे ना। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने आके एम्प्लॉयमेंट का पूरा डायमेंशन ही चेंज कर दिया। तो अगर हम एआई को सीखेंगे नहीं तो कैसे हम इसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, आगे नंबर 3 है जी अडॉप्शन ऑफ रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है, मतलब जिस तरह से हमारा मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कई दफ़ा वो जो ऑनलाइन हैरेसमेंट और फिर उसके बाद ऑनलाइन क्राइम और इस तरह के जो हमारे फाइनेंशियल जो क्राइम हो जाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड की कोई स्कैंडल्स बनते हैं या और कुछ इस तरह की पैसे लोगों के लूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना है कि हमें सिक्योरिटी के टूल्स को ज़्यादा यूज़ करना है, को बहुत हैवी किस्म की सिक्योरिटी यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें और पूरी बातें अपनी जो है वो पिछली सदी में ले जाएं। तो अडॉप्शन ऑफ रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम या मॉडल्स, तो साइबर सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से आपने अडॉप्ट करना है। और उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट इन टेक्निकल ट्रेनिंग। ये ओवरऑल बात हो रही है नेशन के लेवल पे, और वैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, यानी कि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं उतनी आपको करनी है, ताकि आप सही वे में अपनी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीख सकें और उसके अंदर से अपने अपने आप को ईज अप कर सके टेक्नोलॉजी के थ्रू, ना ये कि कॉम्प्लिकेट करे। इस तरह करके स्टूडेंट्स ये सब बातें मैंने वन बाय वन आपको सारी समझा दी। और अब आप इसको अगर देखें तो ये एक ही लुक में मैंने ये पूरा आउटलाइन आप लोगों के सामने रख दिया है। ये है असल में पूरा आउटलाइन, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, और ये पूरा आउटलाइन है जिसकी बेस पे आप अपना एक ऐसे लिख सकते हैं जो कि 2000 मोर देन 2000 वर्ड्स का ऐसे होगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है सीएसएस के एग्ज़ाम में, और पीएमएस में भी तकरीबन इतनी ही होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। बहरहाल ये है कि 1500 वर्ड से लेकर 3000 वर्ड्स के दरमियान में ऐसे अगर आपने लिखना है और आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, तो इस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई शॉर्ट ऐसे भी लिखना है तो आप इन्हीं आइडियाज़ को शॉर्ट कर दें, इन्हीं आइडियाज़ को शॉर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई 500 वर्ड्स के करीब का ऐसे लिखना है ना, तो आप ये जो 6 मेन पॉइंट्स हैं इन सब के ऊपर एक एक पैराग्राफ बना दें, आपका 500 वर्ड्स के करीब का ऐसे बन जाएगा। यानी कि हाउ टेक्नोलॉजी ईजिंग आवर लाइफ, इसके ये अलग अलग 9 पैराग्राफ बनाने की बजाय एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा बता दें। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटिंग, ये 5 पैराग्राफ अलग अलग बताने की बजाय एक ही पैराग्राफ में ये सारा बता दें। रिबटल एक पैराग्राफ में दे दें, तो 6 पैराग्राफ में आपका एक शॉर्ट ऐसे भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, बातों को सिर्फ फैलाना है लॉन्ग ऐसे के लिए और समेटना है शॉर्ट ऐसे के लिए, मेन स्ट्रक्चर वही रहेगा। आई थिंक कि ये इस टेक्निक से बड़ी आसानी से आप अपना ऐसे किसी भी किस्म का लिखना सीख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, आप लोगों को ये एक ओपन इनविटेशन है कि अगर आप में से कोई अपना ऐसे इस टॉपिक के ऊपर या किसी भी और टॉपिक के ऊपर लिख के चेक करवाना चाहे, तो आप हमारे से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इनमें से कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। रब्ते के लिए व्हाट्सएप करें, और मज़ीद आपको गाइडलाइन हम वहाँ पे दे सकते हैं। और मज़ीद ये कि आप यूट्यूब में कमेंट्स में भी आप अपनी बातें, अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं और कोई भी कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट फॉर टुडे।